हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल अगेन। और आज लेकर आया हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव के यूजेस आपके वर्ब बी के साथ। इनका यूज अक्सर होता है, ठीक है। तो हम आज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट मीन्स दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। तो उनके बारे में हम जानकारी आज विशेष रूप से लेंगे। हम एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल दिस, दैट और दीज, दोज के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके साथ हम वर्ब बी के फॉर्म्स का यूज करते हैं और इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेकिन सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। इनका यूज कौन से होते हैं, देखो। हम सिंपली बोल सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं कि व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने वाले शब्द को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम दिस, दैट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिया मैंने दिस और यहाँ पे लिया मैंने दैट। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे दिस और इसको पढ़ेंगे दैट, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। तो दिस एंड दैट। अब यहाँ पे देखो, दिस किसके लिए यूज करते हैं हम, पास के। हम बोल सकते हैं पास का है ना, पास के हम बोल सकते हैं, पास के एक वस्तु है ना, वस्तु व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए, व्यक्ति को दर्शाने के लिए, दर्शन पास के एक वस्तु व्यक्ति को दर्शाने के लिए। सेम वैसा ये किसके, दूर के, ये किसका हो जाएगा, दूर के, है ना, दूर के एक वस्तु व्यक्ति को दर्शाने के लिए। बाय द वे यहाँ एक व्यक्ति है आपका, ठीक है, ध्यान देना, मैं एक चित्र बनाने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति है, ठीक है। मैं वैसे ड्राइंग में अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बनाने की कोशिश किया। बाय द वे ये व्यक्ति है और यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पेन को, या एक पेन है, कलम है ना, जो एक कलम है। तो अगर ये व्यक्ति यहाँ पे है और इसको पॉइंट आउट कर रहा है पेन को, और दूसरा पेन आपका यहाँ पे है, समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक पेन है, ठीक है, और एक ये भी एक कलम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है, अगर ये पास का है, ये पास का, ये हाथ के पास का है, तो क्या बोलेगा ये, यह, क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, यह। कौन सा वर्ड यूज करेगा, यह। वहीं अगर ये यहाँ पर इतना दूर है तो सिंपल ये बोलेगा वहां पे। देखो यह यह एक कलम और वह एक कलम, अरे समझ में, यह एक कलम वह एक कलम, है ना। पास का एक वस्तु होगा तो यह लगाएंगे, इसका इंग्लिश होता है दिस। और वही वस्तु अगर दूर में है और उसको बोलेंगे तो हम दैट का यूज करेंगे। क्लियर है। अब एक वस्तु है, एक वस्तु, तो सिंपल है, एक वस्तु व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हम दिस का और दैट का। तो जायज है कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी होगा, इज वाज ही लेगा, ठीक है। यानी कि आपका वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द सिंगुलर वर्ब। क्लियर है ना, वो रूल फॉलो करना, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारा जो रूल बनेगा कैसे बनेगा, देखो। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था दिस दैट का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मैंने बोला दिस दैट, इसमें लगा दिया इज, प्रेजेंट में तो इज, पास्ट में होगा तो वाज, फ्यूचर में होगा तो विल भी लगाना है। दिस इज ए पेन, ए बुक, माय पेन, योर बुक, बोल सकते हैं। क्लियर ना, देखो यहाँ एक कलम है, दिस इज ए पेन है तो इज, था तो वाज लगाएंगे, था तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सही से लिख देता हूँ, वाज। या एक पेन है, दिस इज ए पेन, या एक पेन नहीं है, दिस इज नॉट ए पेन। क्या यहाँ एक पेन है तो इज आपका आगे आ जाएगा, इज दिस ए पेन। क्या एक पेन नहीं है, इज दिस नॉट ए पेन। वहां एक पेन था, वहां एक पेन है तो दैट इज ए पेन। वहां एक पेन नहीं है, दैट इज नॉट ए पेन। क्या वहां एक पेन है, इज दैट ए पेन। क्या वहां एक पेन नहीं है, इज दैट नॉट ए पेन। अब माई, यू आर, ही, हर, दैट, दे आर, इनका यूज जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था, उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा समझने के लिए। तो यह मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन, यह तुम्हारा पेन है, दिस इज योर बुक। समझ में आ गया होगा, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे की ओर चलते हैं। दूसरा मैंने समझाया था, इसमें इसमें समझा था, अगर ये पेन इधर आ गया तो याद रखना, पेन एक पेन तो ए, एक पेन के लिए ए। लेकिन जब माई, यूआर ये आ जाएंगे तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग माई, यूआर के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये भी आपके डिटर्मिनर्स हैं और ये भी आपके डिटर्मिनर्स हैं। क्लियर है, यानी कि ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव का ही ये भी फॉर्म होते हैं। जो आर्टिकल है ये भी आपका इज एडजेक्टिव का ही रोल अदा करते हैं। तो जहां पर ए का प्रयोग हुआ है वहां पे हम माई, यूआर का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर माई, यूआर का प्रयोग कर लिया है तो उनके सामने हम ए नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, ग्रामेटिकली गलत होगा। हम नहीं बोल सकते कि यहाँ मेरा एक कलम है तो दिस इज
माई ए पेन, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, दिस इज माई पेन ही होगा, याद रखना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा, उस वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था, ठीक है, मैंने ये वाला पार्ट बताया। अब यहाँ पे क्या क्या, दिस दैट, अब मैंने पेन उधर थे, अब पेन इधर कर दिया, पेन उधर, बुक उधर था, मैंने बुक इधर कर दिया, ठीक है, क्लियर है, यानी कि नाउन आपके उधर हो गए, यानी कि आपका दिस दैट और यहाँ पे नाउन आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे इज और वाज, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, दिस दैट है तो एक ही वस्तु के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे माई पेन नहीं बोल, अब माई यूआर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे होंगे तो माइन होगा, यूआर्स स्पोकन में चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकली आप अगर इनका यूज कर रहे हो तो इनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बोलोगे, आपको मैंने बताया था माइन बराबरी से होता है माई प्लस नाउन, यानी कि इसमें जो माइन है उसमें आपका पेन इंक्लूड है, यानी कि इसमें आपका नाउन शामिल है, दैट मीन्स माई पेन बराबर से माइन, तो हम पेन का यूज नहीं करेंगे, सिंपल बोल सकते हैं दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, नॉर्मली स्पोकन में बोलने वाले बोलते भी हैं दिस पेन इज माइन, लेकिन दिस इज माइन करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस इज योर्स। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको बारीकी से समझाया है, जब हम किसी वस्तु पर अधिकार पूर्वक बोलते हैं तब इनका यूज करते हैं, क्लियर है, समझ गए होंगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, दिस दैट का यूज हमने कर लिया है, ये आपका जो दिस दैट होते हैं ये आपके डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दिस दोस, मैंने इसका डेफिनेशन भी बता दिया, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस का जो प्लूरल होता है, अब देखो यहाँ पे आपका दिस था, दिस और वहां दैट है, ये आपका सिंगुलर, ये दोनों ही आपके क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, दोनों आपके सिंगुलर माने जाते हैं। लेकिन अगर इनकी मैं प्लूरल की बात करूं, अगर भाई एक पेन तो हो नहीं सकता यहाँ पे पास में, तो इसका जो प्लूरल होगा, प्लूरल, इसका जो प्लूरल होगा दिस का हो जाएगा दीज, दीज, और उसी प्रकार से दैट का होगा दोज, दोज, इसको क्या बोलेंगे हम, दीज, दीज, दोज, दोज, समझ में आ रहा है। मैंने पहले क्या बोला था, यह एक वस्तु व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए, यहाँ दो या दो से एक या एक से अधिक नहीं, एक व्यक्ति वस्तु यानी कि दूर के व्यक्ति वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, दिस का प्रयोग पास के व्यक्ति वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्म, दैट मीन्स बात आ गई दो की, अगर वहीं पे यहीं पे एक पेन नहीं है, अब कितने पेन है, दो है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बाय द वे यहाँ पे दो कलम है अभी, और यहाँ पे भी आपके दो कलम, हम दो दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा होते हैं तो हम दीज दोस का यूज करेंगे, एक वस्तु के लिए दिस का यूज करेंगे। तो यह प्लूरल फॉर्म, इसको पढ़ेंगे दीज, इसका हिंदी मीनिंग होगा ये, ये, यह भी यूज करते हैं, लेकिन अगर दो वस्तुएं हैं तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वे या वो, वे या वो कल में। अब देखो इसका इसका प्रयोग देखो ये कल में, ये कल में, ये कल में है, क्लियर है, दीज पेन्स, वे या वो कल में, क्लियर है, यानी कि पास का वस्तु, पास के दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं तो दीज, दूर, दूर में दो या दो से अधिक है तो दोज, ठीक है, हम सिंपल बोल सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, पास के दो या दो से अधिक, लिख लेना जैसे कि पिछले वाले में लिखे थे, लिख लो पास के दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं को, यानी वस्तुओं व्यक्तियों को दर्शाने के लिए, दूर के दो या दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों को दर्शाने के लिए, क्लियर है, यूज किया जाता है। अब मैंने बोला दो है, एक था तो हमने क्या यूज किया था, इज और वाज यूज किया था, है तो इज का यूज किए है, और थे या था तो हमने वाज का यूज किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कि ज्यादा है तो दो या दो से अधिक होंगे तो क्या हो रहा आर, और इसमें क्या होगा, वर्ब, सिंपल है, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द प्लूरल वर्ब, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, समझ में आया है, यानी ये कल में है, ये कल में है, तो दीज आर पेन्स, वे कल में है, ये कल में थे, दीज वर पेन्स, ठीक है, वो कल में है, दोज आर पेन्स, दो होंगे अलग, दो होंगे तो आपको आर का प्रयोग करना है, दो या दो से अधिक वस्तुएं व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो आर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, पास में होगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, दीज दोज, इसमें मैंने लिखा है आर, और पास में होगा तो वर्ब, नहीं तो नॉट, ठीक है, ये वाला है। अब देखो यहाँ पर आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और कुछ समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए देयर, मैंने यहाँ पे देयर देयर लिखा है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बनाने में कठिन होता है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कक्षा में 10 कुर्सियाँ है। अब कक्षा में 10 कुर्सियाँ हैं,
देखिए कक्षा में प्लेस है, 10 कुर्सियां हैं, वस्तुएं हैं। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें सेंटेंस बनाना होता है, हमें वो मिलता नहीं है। तो इस सेंस में अगर मैं इसको बनाने की भी कोशिश करूं, चलो हम इधर से आते हैं, इधर से चलते हैं। तो है 10 कुर्सियां हैं, 10 कुर्सियां हैं, यहाँ पे 10 कुर्सियां हैं, दैट मीन्स प्लूरल है। तो हम अंदाजे लगाते हैं कि 10 कुर्सियां हैं, तो हम आर लगाते हैं, प्रेजेंट है। तो आर लगाया मैंने, आर लगाया। कितने हैं? 10 कुर्सियां। तो 10 चेयर्स लिखा, 10 चेयर्स लिखा। कहाँ में? कक्षा में। तो मैं लिखा इन द क्लास। लेकिन अब आपका सेंटेंस आर से स्टार्ट हो रहा है, आर आर से शुरू हो रहा है, जबकि आर से शुरू नहीं होना चाहिए। के अनुसार हमने जिस प्रकार से पहले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि वस्तुएं अगर ज्यादा हो तो आर लगाते हैं, तो हमने आर लगाया, 10 चेयर्स लिख दिया, इन दी क्लास लिख दिया। लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है, जबकि आपका आर लगता है आगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जबकि ये सिंपल सेंटेंस है और आपका सब्जेक्ट इसमें है नहीं। अगर ये आगे भी होता है तो यहाँ पे तो हमें सब्जेक्ट चाहिए ना भाई, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ये एक देयर होता है, देयर वहां के सेंस में यूज होता है प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, लेकिन यह एज अ फॉल्स सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसका पहचान, ये फॉल्स है कि रियल है, इसका पहचान कैसे किया जाए। अगर कोई सब्जेक्ट इज भी लेता है और आर भी लेता है, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, क्लियर है। दिस के साथ हमने इसका यूज किया था, दैट के साथ हमने इसका यूज किया था, लेकिन जब दो वस्तुओं की बात किया, दो या दो से अधिक वस्तुओं की, तो हमने दीज दोस लिए थे ना, दीज दोस लिए थे। लेकिन यहाँ पे देखो आपका 10 कुर्सियां भी होंगे, तो 10 कुर्सियों के लिए आर लेंगे, और एक कुर्सी होगा तो इज लेंगे, लेकिन देयर एज दिस रहेगा। तो हमने एक नकली सब्जेक्ट लिया, क्या लिया? देयर। अब हो जाएगा 10 चेयर्स इन द क्लास। अब ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अगर यहाँ पे एक होता, कुर्सी यानी कि कक्षा में एक कुर्सी है, कक्षा में एक कुर्सी है, तो क्या हो जाता? देयर इज, देयर इज ए चेयर, देयर इज ए चेयर इन द क्लास, बन गया। समझ में आ गया हूँ? और इसका स्ट्रक्चर भी समझ जाओ। देयर अगर एक है तो इज लगाना, दो या दो से अधिक है तो आर लगाना, नहीं है तो नोट यहाँ लगाना। उसके बाद आप यहाँ पे कर दो, एक वस्तु है तो ए लगा देना, ए पेन, टू फैंस, टू फैंस, समझ आ रहा? माई चेयर, कुछ भी आगे प्लेस आ जाएगा, समझ में आया? देयर आर 10 चेयर्स इन द क्लास। समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज भी कहाँ पे किया जाता है। ओके, तो अभी बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अब हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका बेसिक पार्ट था, आज आपका बेसिक पार्ट समाप्त होता है। आपने अगर हमारे पिछले वीडियो लेक्चर, जिसमें आपका वर्ब टू बी इन प्रेजेंट, वर्ब टू बी इन पास्ट, वर्ब टू बी इन फ्यूचर और कुछ प्रोनाउंस के यूजेस से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो भी जरूर देख लीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उनसे रिलेटेड। ओके, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे अगला जो वीडियो ले आऊँगा वो टेंस से रिलेटेड ले आऊँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।